आज बात करते हैं पाथरकांडी की। ये सिर्फ एक चुनाव नतीजे का विश्लेषण नहीं है, ये एक कोशिश है भारतीय लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचने की, एक विधानसभा क्षेत्र की जमीन को खोदकर ये समझने की कि हमारी राजनीति असल में चलती कैसे है। तो चलिए चलते हैं असम के करीमगंज जिले में। पाथरकांडी ये सिर्फ एक नाम या एक जगह नहीं है, इसे एक आईना समझिए। एक ऐसा आईना जिसमें पूरे देश की सियासत की बड़ी बड़ी हलचलों की एक बहुत साफ तस्वीर दिखती है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले पाथरकांडी की जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। इसके बाद यहां की सियासी अस्थिरता के इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर शासन तक पहुंचने का रास्ता क्या है इस पर बात करेंगे, और आखिर में मतपत्र से आगे की सोच पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीन से, क्योंकि किसी भी जगह की सियासत को समझने का पहला उसूल है वहां के लोगों को समझना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके दबाव, उनकी उम्मीदें, सब कुछ। पाथरकांडी की पूरी राजनीतिक कहानी की जो बुनियाद है वो इस एक आंकड़े में छिपी है। एक तरफ लगभग 50% हिंदू आबादी, दूसरी तरफ करीब 48% मुस्लिम आबादी। सोचिए, ये एक ऐसी तराजू है जो बिल्कुल बीच में अटकी है, और यही वो वजह है जो यहाँ की सियासत को इतना अस्थिर और ध्रुवीकृत बनाती है। यहाँ सच में हर एक वोट की कीमत है। लेकिन पहचान की राजनीति से परे इस जमीन की अपनी कुछ हकीकतें हैं जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती और व्यापार पर टिकी है। चाय के बागानों में एक गहरा संकट है, नौजवानों के लिए नौकरियों की भारी कमी है, और क्योंकि ये भारत बांग्लादेश सीमा पर है तो व्यापार का भी अपना महत्व है। और इन सब के ऊपर हर साल आने वाली बाढ़ की चुनौती, यही वो असल मुद्दे हैं जो वोट डालते वक्त हर किसी के जहन में होते हैं। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत की बात। अब जरा उन सख्त आंकड़ों को देखते हैं जो 2021 के जनादेश की कहानी कहते हैं। 4467, बस इतना सा। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये 2021 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। सिर्फ इतने से वोटों ने पाथरकांडी की अगली सरकार का फैसला कर दिया। और अगर इसी फासले को हम प्रतिशत में देखें तो ये और भी चौंकाने वाला है। महज 2.99%, मतलब हर 100 वोट में से सिर्फ 3 वोटों का इधर से उधर होना बस, और नतीजा पलट गया। ये दिखाता है कि यहां का सियासी समीकरण कितना नाजुक है। और ये देखिए, लड़ाई कितनी सीधी थी। एक तरफ बीजेपी, जिन्हें मिले करीब 49.66% वोट, दूसरी तरफ कांग्रेस 46.70% वोटों के साथ। मतलब साफ है, बाकी कोई मैदान में था ही नहीं। मुकाबला पूरी तरह से दो ध्रुवीय था। अब जरा इस पूरे डैशबोर्ड पर नजर डालें। कुल रजिस्टर्ड वोटर हैं 1,91,000 से ज्यादा, और वोट डालने आए 1,50,000 से भी ज्यादा लोग। ये बनता है करीब 79% का वोटर टर्नआउट। ये बहुत ऊंचा आंकड़ा है। ये बताता है कि पाथरकांडी के लोग अपनी सियासत को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। लोकतंत्र में हर एक आवाज की अपनी अहमियत होती है, और इसीलिए जो सार्वजनिक बहस होती है उसकी बुनियाद हमेशा तथ्यों पर और हर नागरिक की गरिमा के सम्मान पर रखी जानी चाहिए। तो 2021 की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? आइए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इस क्षेत्र के सियासी मिजाज को समझने के लिए इसके इतिहास की परतें खोलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1996 में बीजेपी, 2001 में कांग्रेस, 2006 में फिर बीजेपी, 2011 में फिर कांग्रेस, 2016 में बीजेपी, और फिर 2021 में भी बीजेपी। 2021 को छोड़ दें तो उससे पहले का पैटर्न बिल्कुल साफ है। पाथरकांडी एक क्लासिक स्विंग सीट है। यहाँ की जनता हर चुनाव में हुकूमत बदल देती थी, और ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक संदेश है। संदेश कि अगर काम नहीं होगा तो अगली बार कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन 2021 में एक और बड़ी कहानी लिखी गई, कांग्रेस की वापसी की कहानी। सोचिए, 2016 में जिसे सिर्फ 26% वोट मिले थे, उसी पार्टी ने 2021 में 47% वोट हासिल कर लिए। ये लगभग 21% की एक जबरदस्त छलांग थी। ये दिखाता है कि एक बड़ा तबका फिर से पार्टी के साथ जुड़ रहा था। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? निचोड़ वही है जो इस विश्लेषण की बुनियाद है, कि यहाँ के वोटर परफॉर्मेंस पर वोट देते हैं। वो किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं है। काम करोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो सजा। तो इतिहास और आंकड़े तो हमने समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या?
यहां पे चुनाव जीतने और एक असरदार हुकूमत चलाने का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? इसके लिए एक रणनीतिक ढांचा सामने रखा गया है। नाम है चतुर्मुख सिद्धांत। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं, बल्कि शासन करने का एक मुकम्मल रास्ता है। ये सिद्धांत 4 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला है चुनावी रणनीति, दूसरा संगठन को फिर से जिंदा करना, तीसरा अपनी कहानी यानी नैरेटिव को कंट्रोल करना, और चौथा जरूरी संसाधनों को जुटाना। चलिए हर एक को थोड़ा और समझते हैं। पहला खंभा, चुनावी रणनीति, मतलब डेटा के आधार पर उन स्विंग बूथ को पहचानना जो किसी भी तरफ जा सकते हैं, अल्पसंख्यक और एससी वोटरों को लामबंद करना, और अभियान को बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बल्कि नौकरी, खेती, बाढ़ राहत जैसे जमीनी मसलों पर केंद्रित करना। दूसरा खंभा है संगठन, और ये शायद सबसे जरूरी है। जो बूथ कमेटियां दल बदल के वजह से खोखली हो चुकी हैं, उन्हें फिर से खड़ा करना होगा। वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देनी होगी और ये पक्का करना होगा कि राज्य का नेतृत्व जमीन तक संसाधन पहुंचाए। बिना मजबूत संगठन के कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। तीसरा खंभा, नैरेटिव, यानी आप अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। संदेश बिल्कुल साफ हो, विभाजन पर विकास को तरजीह। और आज के जमाने में फर्जी खबरों से लड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए व्हाट्सएप बॉट्स जैसे तरीकों से गलत जानकारी का मुकाबला करना होगा, वो भी स्थानीय भाषाओं में। और हां, हर वोटर तक पहुंचने की इस प्रक्रिया में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना सबसे जरूरी है। भारत का नया डीपीडीपी कानून भी यही सिखाता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति और भरोसे के साथ ही किया जाना चाहिए। ये एक बुनियादी उसूल है। तो रणनीति बन गई, चुनाव भी शायद जीत लिया, लेकिन फिर अब बात करते हैं उस असली मकसद की जो मतपत्र से कहीं आगे है, और वो है नेतृत्व और एक साफ विजन। ये आंकड़े देखिए, ये पाथरकांडी के लोगों की सीधी आवाज हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? पहचान और नागरिक अधिकार से जुड़े मुद्दे सबसे ऊपर हैं, लेकिन ठीक उसके पीछे हैं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। एक अच्छे नेता को इन सभी शिकायतों को ना सिर्फ सुनना होगा, बल्कि उन पर काम भी करना होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि चुनाव तो एक जरिया है, मंजिल नहीं। कोई भी नेता इतने नाजुक जनादेश को एक ठोस शासन में कैसे बदलता है? एक ऐसा शासन जो टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाए और हर एक नागरिक की जिंदगी में बेहतरी लाए। शायद यही सियासत की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मकसद है।